जो अच्छे बुध वाले लोग होते हैं ना, उनको आप कोई भी बात कर लो, वो उस बात के बाद 6 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उस बात को वैलिडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, फिर बोलेंगे अच्छा तो ऐसा है। इसके उल्टा जो बृहस्पति वाले लोग होते हैं, वो बृहस्पति प्लैनेटरी फेथ का है। मार्स कैप्रिकॉर्न यानी मकर में उच्च का होता है और कैंसर राशि में नीच का होता है। मंगल एक हमेशा लड़ने के लिए तैयार एनर्जी है, तभी मंगल को हमेशा एनर्जी से, करेज से, लड़ने से, भिड़ने से जोड़ के देखा जाता है। अब आप इमेजिन करिए कर्क राशि, कर्क राशि को मदरली साइन बोला गया है, इमोशंस की राशि, आपके कंफर्ट जोन की राशि। वो कहते हैं दिस इज नॉट माई एनवायरमेंट, आई एम नॉट हेयर टू बी इन कंफर्ट जोन, मुझे बाहर निकलना है, मुझे तो कुछ करना है, मुझे तो करके दिखाना है। इसलिए मंगल जब भी कर्क राशि में आएगा, ये हमेशा अपने आप को असहाय पाएगा। स्कॉर्पियो में हम मून को डेबिलिटेटेड पाते हैं। एक्सॉल्टेड वीनस शुक्र की राशि में होता है और दोनों बहुत ही एक्टिव प्लैनेट्स हैं, राइट, बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। जिनकी भी कुंडली में ये पैटर्न है, उनका लाइफ पैटर्न क्या होगा? नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई एम श्योर आज का जो मैंने टॉपिक उठाया है जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी रिसर्चर्स को बहुत पसंद आएगा, और स्पेशली अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट उच्च का है, नीच का है या स्वयं राशि में है, यानी एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है। क्यों एक प्लैनेट ने एक पर्टिकुलर राशि में ही उच्च का होना और नीच का होना चूज किया? हम सभी देखते हैं कि 2 प्लैनेट वैसे तो मित्र होंगे, लेकिन एक दूसरे की राशि में नीच का है। क्या रीजन है? आज के मेरे गेस्ट ने कुछ ऐसे मुझे फैक्ट्स बताए हैं जिससे आपको आपके प्लैनेट किस पर्टिकुलर राशि में है वो स्टोरी एग्जैक्टली समझ आएगी। स्पेशली अगर आपका कोई प्लैनेट उच्च का है या नीच का है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आज हम इसी अद्भुत स्टोरी को समझने वाले हैं और कैसे आप कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल रेमेडीज कर सकते हैं उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए अगर वो उच्च या नीच का है। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए एक बहुत ही इंसाइटफुल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, हम सभी के फेवरेट। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर योगेश शर्मा। सर, वेलकम बैक ऑन द शो। धन्यवाद, शुक्रिया। सो नाइस टू सी यू अगेन। थैंक यू। और आज एस्ट्रोलॉजी के जो जेन्युइन सीकर्स हैं ना, उनको एक मैं मास्टर क्लास देने वाली हूँ। मैं पर्सनली आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया है और जिसके बारे में मैं भी बहुत बार सोचती हूँ, आप सबने भी सोचा होगा कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट एक राशि में उच्च का होता है, एक राशि में नीच का होता है, और जब हम उन ग्रहों के कनेक्शन देखते हैं, हम देखते हैं वो 2 ग्रह तो दोस्त थे, शत्रु थे, फिर भी उच्च का हो गया, फिर भी नीच का हो गया। इसलिए ना लोगों को अपनी कुंडली को लेकर बहुत डाउट होता है। वो सोचते हैं कि प्लैनेट उच्च का है, रिजल्ट नहीं मिल रहे, प्लैनेट नीच का है, फिर भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो आज का पॉडकास्ट आपके ना बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगा, क्योंकि मैं इसी उच्च और नीच की अवस्था को डिस्कस करने वाली हूँ कि क्यों एक स्पेसिफिक प्लैनेट एक राशि में उच्च का या नीच का होता है और वो कैसे रिजल्ट देगा। तो आप अपनी कुंडली से ज़रूर मैच कीजिए। अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, तो ये पॉडकास्ट डेफिनेटली आपके लिए। सर, मैं शुरुआत शनि से करती हूँ। शनि से लोग बहुत डरते हैं, शनि को इतना ब्लेम किया जाता है, लेकिन फिर भी देखिए शनि एग्जॉल्ट किस में होता है? लीब्रा में, एक ऐसे प्लैनेट की राशि में जो बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। कहाँ कोल्ड सैटर्न और कहाँ शुक्र का प्रेम। तो ये कैसे हुआ? शनि लीब्रा में एग्जॉल्ट कैसे हुआ और क्या होता है एक इंसान की लाइफ में? जी रंगोली, देखिए शनि को भी डिस्कस करेंगे, गुरु को भी करेंगे, मंगल को भी करेंगे, बुध को भी करेंगे, राहु केतु को भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज जान लीजिए कि कोई प्लेनेट एक पर्टिकुलर राशि में उच्च होता है और एक पर्टिकुलर राशि में नीच होता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी आकाश को ऑब्जर्व किया, उन्होंने रैंडमली कोई पर्ची डाल के नहीं बना दिया कि इस राशि में ये प्लेनेट उच्च होगा, नीच होगा। हम क्या कई बार करते हैं कि जिस राशि में प्लैनेट ने उच्च होना होता है या जिस राशि में किसी प्लैनेट ने नीच होना होता है, हम उसके राशि लॉर्ड को दिमाग में रखते हैं। और फिर देख, जैसा भी आपने भी पूछा कि शनि जो हैं ये शुक्र की राशि में कैसे उच्च हो जाते हैं, और शनि जो है फिर सूर्य की राशि में क्यों, सॉरी मंगल की राशि में नीच हो जाते हैं, जबकि मंगल तो शनि की राशि में उच्च होते हैं। बिल्कुल, और दोनों। यस, बिल्कुल सर। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज को आपको ये विचार दिमाग में रखना है कि राशि प्लैनेट नहीं होती।
राशि प्लैनेट नहीं होती। जी। राशि एक अलग एनवायरमेंट है, प्लेनेट एक्टर है। प्लेनेट का अपना एक कारकत्व है, प्लेनेट का अपना मोड ऑफ एक्शन है। राशि एक माहौल है, राशि एक एनवायरमेंट है, और जरूरी नहीं है कि वो प्लेनेट की मर्जी से, प्लेनेट के अनुसार वो मैच करे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपने शनि की बात की, शनि की उदाहरण लेते हैं। शनि का कारकत्व क्या है, शनि की वर्किंग क्या होती है? शनि होता है हमारे जीवन में आने वाली खामियां, हमारे जीवन में जितनी भी चीजों की कमी है वो शनि होती है। हमारे जीवन में जिस भी काम में डिले आते हैं, वो सारे विलंब, वो सारे डिले शनि द्वारा दिए गए होते हैं। इसके अलावा शनि क्या करता है? शनि हमारे जीवन में जितना भी स्ट्रक्चर होता है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर से लेके वर्किंग स्ट्रक्चर तक, हर चीज। मकान एक स्ट्रक्चर है, यहां हम ये जो एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं ये एक बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग भी एक स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर शनि हैं। आप अपने जीवन में जैसा स्ट्रक्चर बनाते हो, जिसको हम आजकल कॉर्पोरेट की भाषा में SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये भी शनि है। SOP भी तो एक स्ट्रक्चर होता है ना। यानी एक टेंजिबल स्ट्रक्चर से लेके इनटेंजिबल स्ट्रक्चर तक हर स्ट्रक्चर शनि है जी। ठीक है। कर्म शनि माना जाता है। कर्म के मायने कि आप अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, वो भी शनि है। दूसरे शब्दों में आप अपने समय को किस तरह से गुजारते हैं, ये शनि है। किस तरह गुजारते हैं, ये भी शनि है। कोई इंसान सुबह उठ के रात सोने तक कुछ भी नहीं कर रहा, वो शनि को नेगेटिवली यूज कर रहा है। यूज तो कर ही रहा है। हम अपने काल को यूज किस तरह से करते हैं, समय को, ये शनि है। कोई कमा के कर रहा है, कोई गवा के कर रहा है, ये हर चीज शनि है। पॉजिटिव शनि और नेगेटिव शनि। अब शनि को बुजुर्ग प्लेनेट बोला गया है। शनै शनै चलने से शनि नाम बना। ये एक सीनियर सिटीजन प्लेनेट है, बूढ़ा प्लेनेट जिसको बोला जाता है, स्लोली काम करने वाला तरीके से। शनि कहते हैं ज्यादा जल्दी है तो खुद कर लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा। ठीक है। अब किस एनवायरमेंट में शनि गया, जो एनवायरमेंट उसको सूट करे। तुला राशि की एनवायरमेंट। तुला राशि जो है, आपने तुला राशि का नाम आता है, आपके दिमाग में शुक्र आ गया। बिल्कुल, हाँ। 1 मिनट के लिए शुक्र को साइड पे रख दीजिए। तुला राशि जो होती है वो बैलेंस रखने की राशि है। तुला राशि जो है ये किसी भी चीज को चरणबद्ध तरीके से करने की राशि है। तुला राशि जो है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की राशि है। यानी कोई भी काम मैं क्वांटिटी में नहीं करूंगा, मैं क्वालिटी में करूंगा। अब यहां पे जरा लेके आइए शनि को, शनि की जगह पे यहां पे मंगल लेके आइए। तुला राशि रिश्ते बनाने की राशि है। अब मंगल यहां पे क्या करेगा, रिश्ता बिगाड़ेगा। मंगल तो फोर्स करेगा ना किसी चीज को। यस, ओह दैट इज व्हाई। हाँ जी, मेक सेंस। अब शनि क्या करेगा यहाँ पे? शनि कहता है बैलेंस बनाना है। हाँ। सिस्टम बनाओ, बैलेंस बन जाएगा। इसीलिए विवाह में एक्सॉल्टेड शनि और 7th हाउस में वो दिग्बली होता है। दिग्बली होता है। ठीक है। इस तरीके से मैंने कभी नहीं सोचा था सर। ये एनवायरमेंट शनि को सूट कर रहा है। शनि के काम करने के तरीकों को ये एनवायरमेंट सूट कर गया जी। इस चीज को आप इस तरह से लेके चलिए। एक क्लासिकल सिंगर है, ठीक है, राग जितने भी होते हैं बड़े प्यारे राग गाता है वो। जब वो किसी ऑडिटोरियम में, जहां पे पूरी कद्रदान ऑडियंस बैठी हो और पूरे जो साथ में वीणा साज पूरे अच्छे चल रहे हो, साउंड सिस्टम A1 हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर माहौल हो, क्या ही परफॉर्म करेगा वो। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट उसका उसके अकॉर्डिंग हो गया। yes. अब हम उसी आर्टिस्ट को उठा के क्रिकेट के स्टेडियम में ले जाते हैं। उसके गुणों में तो कोई कमी नहीं आई, लेकिन क्या वो क्रिकेट स्टेडियम में सही परफॉर्म कर पाएगा जैसा उसने ऑडिटोरियम में किया था? नहीं कर पाएगा। क्योंकि वहां एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो कोई भी प्लेनेट उच्च या नीच का मतलब ये नहीं होता कि वो प्लेनेट पुण्य प्लेनेट हो गया, हेल्पफुल हो गया, और नीच प्लेनेट पापी प्लेनेट हो गया। नो, ऐसा नहीं होता है। उच्च और नीच का मतलब है कि जो प्लेनेट उच्च है उसको एनवायरनमेंट उसकी मर्जी का मिला है,
अब तो जो भी उससे एक्सपेक्टेड है वो आसानी से आपको दे देगा, बेटर परफॉर्म कर पाएगा। और जो प्लेनेट नीच का है जी। वो देना तो चाह रहा है आपको, उसको एनवायरनमेंट नहीं दिया आपने, तो वो एनवायरनमेंट जो है अगर उसको नीच रहते हुए भी किसी ना किसी तरह से मिल गया तो रिजल्ट वो भी दे देगा। सर इसी से मैं शनि को नीच का डिस्कस करना चाहूंगी। देखिए शनि मंगल की राशि में, मैंने भी यही सोचा कि मेष में कैसे वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, और जबकि मार्स की तो मित्रता है, मार्स की पूजा करने वाले, मंगल की पूजा करने वाले का शनि नहीं बिगड़ता है। देखो फिर बात वही है कि हम प्लेनेट के चश्मे से इसको नहीं देखेंगे। जो एरिस राशि है उसका एनवायरनमेंट क्या है? एरिस राशि होती है द राशि ऑफ स्टार्टिंग समथिंग, ज़ोडिएक का स्टार्ट है ना वो, जी। तो किसी भी चीज को नया शुरू करने की राशि है एरिस। एरिस राशि है फटाफट काम करने की राशि, दिमाग में आया कर डाला, एग्जीक्यूट कर दिया। शनि कहता है कि ये मेरी काम करने का एनवायरनमेंट नहीं है, मैं तो आराम से काम करूंगा। और मार्स आप सोचो कि आप एक 55 साल के एक्स क्रिकेटर को, जो कोच बनने की उम्र है जिसकी, उसको 2020 क्रिकेट में ओपनिंग पे भेज दो। That is how शनि in Aries हाँ जी, feels like. तो वो कहता है ये एनवायरनमेंट मेरा है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया का, तो इसलिए वहां पे शनि नीच फील करता है। दिस इज हाउ यू हैव टू सी द एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन ऑफ द प्लैनेट्स। इंटरेस्टिंग। सर इसी से मैं शुक्र पर आना चाहूंगी। तो हमने शनि की बात की, अब हम प्रेम की बात करते हैं। वन ऑफ आवर फेवरेट टॉपिक्स, वीनस स्पाइसीज में एग्जॉल्ट होता है, और सर पर्सनली मैंने देखा है कि वीनस स्पाइसीज वाले इतने ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ब्लाइंड हो जाते हैं लव में कि उनके पास फिर खुद के लिए कुछ नहीं बचता है। हाँ, तो ये तो कंफर्टेबल है ही नहीं फिर वीनस एंड स्पाइसीज। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि पाइसेस राशि किस प्लेनेट की है? जुपिटर। जुपिटर की, जो किनके गुरु हैं? देवताओं के। शुक्र किनके गुरु हैं? असुरों के। असुरों के। तो दूर से देखा जाए, उसी प्लेनेट के चश्मे से देखें तो हम कहेंगे कि ये तो बहुत संकट हो गया, जबकि शुक्र बुध के दोस्त हैं, लेकिन कन्या राशि में शुक्र नीच हो जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अब इसको इस तरह से देखो, शुक्र प्लेनेट है रिश्ते के, रिलेशनशिप के, शुक्र प्लेनेट है भोग करने के, शुक्र प्लेनेट है जीवन में लग्जरी लेने के, अबंडेंस के, और मीन राशि है राशि ऑफ बीइंग अनकंडीशनल, राशि ऑफ गिविंग। तभी तो उसको खर्च करने की राशि से जोड़ के देखा जाता है। अब भोग करने की एनर्जी अनकंडीशनल जगह पे जाएगी तो वो उसको एनवायरनमेंट मिल गई अपनी। चाहे शुक्र की अपनी तुला राशि है, लेकिन वहां पे भोग करने की राशि को बैलेंस बना के रखना पड़ता है, जो शुक्र का असल में प्रॉपर नेचर नहीं है। शुक्र ने खुल के काम करना है तो उसको पाइसेस वाली ऊर्जा चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो कन्या की एनर्जी है वो क्या है? वर्गो की एनर्जी, एनालिटिक्स, ऑर्गेनाइज, स्टैट्स बनाना, स्ट्रेटेजिक तरीके हाँ, से चलना, कंडीशनल बहुत। हाँ, हर चीज में नाप तोल, हाँ, ये है कन्या राशि। तो अब नाप तोल में प्यार मोहब्बत आ जाएगा। तो क्या प्यार मोहब्बत नाप तोल के होता है? क्या रिलेशनशिप में क्या खोया क्या पाया देखा जाता है? नेवर। क्या खोया क्या पाया जो होता है ना, ये कॉर्पोरेट मीटिंग्स में देखा जाता है, एनुअल रिपोर्ट में देखा जाता है, रिलेशनशिप में नहीं देखा जाता। तो जहां गिव अवे करना था वहां शुक्र ने अपने आप को खुल के एक्सप्रेस किया, जहां पे नाप तोल आ गया शुक्र बंध गया। इसलिए शुक्र की वो एनवायरनमेंट नहीं है, शुक्र वहां पे नीच फील करता है। ग्रेट। अब हम इस तरीके से सोचे तो इट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि जिस प्लैनेट को प्रेम दर्शाना है उसे हमने इतना लिमिट कर दिया वर्गों के अंदर। जी बिल्कुल। सर इसी से मरकरी की ही मैं बात करना चाहूंगी, सिंस हमने शुक्र की बात की। मरकरी के साथ उल्टा है। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो खुद की ही राशि में एग्जॉल्ट होता है, एज मच एज आई नो। तो पहले मैं मरकरी को वर्गों में डिस्कस करना चाहूंगी कि क्यों मरकरी वर्गों में ही एग्जॉल्ट होता है, ना कि मिथुन में। ओके, उसको जानने के लिए आप बुध यानी मरकरी का जो कारकत्व है उसको पहचानिए। बुध जो है ये कम्युनिकेशन भी है, बुध जो है ये आपकी चीजों को नापने की, मेजर करने की एक इकाई है। कोई इंसान जब आपसे पूछता है ना कितना कमाते हो, दरअसल उसके अंदर से बुध पूछ रहा होता है। अच्छा, ये चीज कितने की आई, कितनी ये बुध पूछ रहा होता है। कितने में आपका गुजारा हो जाता है, ये बुध पूछ रहा होता है। ये कार कितना देती है,
ये दरअसल बुध है। ये तो मैं बहुत बेसिक लेवल की बातें कर रहा हूं। किसी भी चीज को पूरी तरह से आंकड़ों में बांधना, ये बुध की कार्य प्रणाली है। और कन्या राशि क्या है? कन्या राशि अपने आप में ही चलता फिरता आंकड़ा है। ये गूगल स्प्रेडशीट है। कन्या राशि जो है ये प्रॉपर एक अपने आप में एक्सेल शीट है जो शुरू ही डाटा से होती है। तो डाटा की राशि में डाटा का प्लेनेट आ जाएगा तो ये उसका एनवायरनमेंट है। ओके। बुध कहता है कि पहले मैं चीजों को वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई करने के बाद अप्लाई करूंगा। जो अच्छे बुध वाले लोग होते हैं ना, उनको आप कोई भी बात कर लो, वो उस बात के बाद 6 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उस बात को वैलिडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, फिर बोलेंगे अच्छा तो ऐसा है। इसके उल्टा जो बृहस्पति वाले लोग होते हैं, वो बृहस्पति प्लैनेटरी फेथ का है। हाँ। कहते जो आपने बोल दिया मैंने मान लिया, आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पे फेथ है। तो बुध जब इस राशि में चला जाएगा, जो राशि ही ट्रस्ट पे बनी है, जिसका एनवायरनमेंट जो है ये एनालिटिक करने वाला है ही नहीं, अबंडेंस देने वाला है, अनकंडीशनल है। बुध तो पहले कंडीशन रखता है फिर बात करता है। और जो मीन राशि है यानी पाइसेस है, ये पूरी तरह से अनकंडीशनल राशि है। ये एनवायरनमेंट मरकरी का है ही नहीं। आप एक डाटा साइंटिस्ट को बोल दो कि फेथ करके चलो, जो हो रहा है बस वही होगा, डाटा में क्या रखा है, तो वो बोलेगा फिर मेरा यहां रहने का फायदा क्या। तो मरकरी को पाइसेस में अपना एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो जिन भी लोगों के मीन राशि में बुध होते हैं ना, वो इस डिलेमा में ही जीते हैं। उनका अंतर्मन कह रहा होता है कि इस चीज को परख लो, लेकिन उनकी जो नेचर बन चुकी होती है वो कहती है नहीं, कोई फायदा नहीं है परखने का। तो इसकी वजह से उनकी ना बुद्धि हमेशा कंफ्यूज रहती है। और जिन लोगों के उच्च के बुध होते हैं, उनको आप एक चीज 6 बार भी बोल दो कि 6 बार वो 6 सवाल ही पूछेंगे आपसे, हर बार वैलिडेट करेंगे आपकी बात को कि मे बी इस बार वर्जन चेंज हो जाए। बिल्कुल। आप मुझे बताइए आप कितना रिलेट कर रहे हैं अगर आपका बुध इस तरह एक्ट करता है। आई एम श्योर सर, आई थिंक हम तो प्रोफेशन ही मर्करी वाले प्रोफेशन में, तो इट कम्स सो नेचुरली टू इवन मी एज वेल कि एक सवाल के बाद दूसरा सवाल आता जाता है, यू नो इट। बिल्कुल। सर इसी से मैं जुपिटर की बात करना चाहूंगी। हाँ देवताओं का गुरु। हाँ और जुपिटर एग्जॉल्ट होता है चंद्रमा की राशि में, कैंसर में, और नीच का होता है शनि की राशि में, कैप्रिकॉर्न में, मकर में। हाँ, तो जुपिटर को हमने इन 2 राशियों के लिए उच्च और नीच का क्यों चुना? देखिए जुपिटर का कारकत्व क्या है? जुपिटर का कारकत्व है विजडम, ज्ञान। अब नॉर्मली मैं विजडम की बात करूं ना, लोगों के दिमाग में घर का कोई बड़ा बुजुर्ग आता है जो सियानी बातें करता है। yes. ज्ञान की बात करूं तो कोई इंसान ऐसा जो वो वाला हैट डाल के जो डिग्री लेते हुए हम पहनते हैं, गाउन वाला ज्ञानी बंदा, हम ऐसा समझ लेते हैं। जबकि जुपिटर का ज्ञान इन दोनों से बड़ा परे है। कई हम सयाने बूढ़े लोग भी देखते हैं जो बहुत हल्की बातें कर जाते हैं, और कई बार हम यंग बहुत छोटी उम्र के लोग देखते हैं जो बड़ी गहरी बातें कर जाते हैं। छोटे बच्चे जो बूढ़ों की तरह बात करते हैं। तो ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं है। बिल्कुल सर। और दूसरी बात, ज्ञान आपकी डिग्री का भी मोहताज नहीं है। कई पढ़े लिखे बंदे हैं, मैं बता सकता हूँ, जो बहुत ही सिली बातें कर जाते हैं, और कई आपको मैं कम पढ़े लिखे इंसान बता सकता हूँ जो बड़ी गहरी बातें कर जाते हैं। तो ज्ञान का मतलब होता है कि जितने दिन आपने जीवन जिया उसमें से क्या पॉजिटिव सीख के आप दुनिया में स्प्रेड कर रहे हो, उसको ज्ञान बोलते हैं। वाह, हाउ ब्यूटीफुल यू सेड। ठीक है, ये बृहस्पति है। किसी भी चीज पे फेथ रखना, तभी धर्म के साथ जोड़ा गया। धर्म आपका फेथ सिस्टम है। भगवान किसी ने देखा, लेकिन हम मानते हैं और फिर उम्मीद करते हैं भगवान हमें रास्ता दिखाएंगे। यही तो फेथ है। तो यही फेथ आपको दुनिया में बृहस्पति में कई और जगहों पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एक प्रणाली जब चलती है, वो प्रणाली डाटा पे भी चलती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे भी चलती है, लेकिन उसके साथ अगर फेथ ना हो तो कोई एसओपी काम नहीं कर सकती। एक फेथ होता है तो लोगों को पता होता है कि ये बैंक सुबह खुलेगा, जबकि बैंक खोलता कौन है? मैनेजर नहीं खोलता सुबह। बैंक जो है पियोन खोलेगा, स्वीपर खोलेगा, मैनेजर के आने से पहले वो सफाई करके रखेगा। तो ये फेथ होता है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तो बाद में होगा। ये फेथ होता है कि ये तो आएगा ही आएगा, सुबह 10 बजे बैंक लगेगा, ये 8:30 आ जाएगा।
जुपिटर फेथ दिलवाता है। फेथ वो चीज जो किसी जगह पे लिख के नहीं तोली जा सकती, जो उस विश्वास की बात है। ठीक है। अब फेथ जो है, और जुपिटर एक्सपेंशन भी है, बिल्कुल। जहां जुपिटर ऑपरेट होगा वो चीज एक्सपैंड करेगी। अब इस फेथ को, इस एक्सपेंशन को, कौन सा ऐसा फेथ है जो इमोशन के बिना चल सकता है? कोई भी फेथ ऐसा नहीं है जो आपको प्रोफेशनल बेस पे चले। फेथ इज इक्वल टू आपकी भावनाएं, आपकी इमोशंस। कोई भी एक्सपेंशन ऐसी नहीं होती जो इमोशनल धरातल के बिना जीवन में चल पाए। और जो कर्क राशि यानी कैंसर साइन होता है वो इन्हीं चीजों का होता है। इसीलिए जुपिटर जब वहां गया तो उसको तो एनवायरनमेंट अपनी मिल गई। एनर्जी वो धनु से लेके आया था, एनर्जी वो मीन से लेके आया था, लेकिन उसको खेलने के लिए स्टेडियम कौन सा मिला? कर्क का स्टेडियम, जहां पे ऑडियंस उसकी है, जहां पे रूल उसके हैं, जहां का माहौल उसका है, और उस माहौल में वो खूब अच्छा कर जाता है। लेकिन ठीक उसी समय पे जब यही जुपिटर कैप्रिकॉन में जाता है, कैप्रिकॉन कहता है कि पहले काम करो, आजमाओ। हमने वो डिटर्जेंट की ऐड देखी है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये टैगलाइन कैप्रिकॉन की होनी चाहिए कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जुपिटर तो ये कहता नहीं, जुपिटर कहता है पहले विश्वास करो, इस्तेमाल तो हो जाएगा। तभी जुपिटर कैप्रिकॉन में जाके कहता है ये मैं कहां आ गया, ये मेरे लायक माहौल नहीं है, मैं यहां पे अनफिट फील कर रहा हूं। इवन देखिए, मैं यहां पे लाल किताब का रेलेवेंस देना चाहता हूं थोड़ा सा। लाल किताब में राशियां नहीं होती। लाल किताब में कहते हैं 10वें भाव का जुपिटर हो, विच इज एज गुड एज जुपिटर इन कैप्रिकॉन। ओके। तो इंसान को अपने काम कारोबार में किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए, चुस्त चालाक बनना चाहिए। क्योंकि जुपिटर काम कारोबार के घर में जाके बिना बात के लोगों पे फेथ ही करके मारा जाएगा। वहां पे उसको वो वाली बुद्धि एक्टिवेट करनी पड़ेगी जिससे ये पता चले कि ज्यादा यकीन नहीं करना किसी पे, जो मैं करूंगा, जो सोचूंगा, मुझे अपनी गट फीलिंग पे ही यकीन करना है। ओके। तभी जुपिटर को मकर राशि में उसके प्रॉपरली उसका प्ले फील्ड नहीं माना गया है, इसीलिए उसको बोला गया कि वो वहां पे नीच है। सर, हमने जैसा कैप्रिकॉन की बात की, मैं मंगल की ऊर्जा को अब समझना चाहूंगी एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड स्टेट में। मार्स कैप्रिकॉन यानी मकर में उच्च का होता है और कैंसर राशि में नीच का होता है, तो इस सिनेरियो को मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल। देखिए, मंगल एक वॉरियर है, मंगल एक योद्धा है, मंगल एक हमेशा लड़ने के लिए तैयार एनर्जी है। तभी मंगल को हमेशा एनर्जी से, करेज से, लड़ने से, भिड़ने से जोड़ के देखा जाता है। अब आप इमेजिन करिए कर्क राशि, कर्क राशि को मदरली साइन बोला गया है, इमोशंस की राशि, आपके कंफर्ट जोन की राशि। और मंगल क्या है? वॉरियर। अब सोचिए, एक वॉरियर को एक मदर कह रही है कि बेटा घर पे बैठो, लड़के क्या करोगे? आप एसी चलाओ, कमरा बंद करो, आराम से लाइफ को एंजॉय करो ना, मैं टीवी लगा देती हूँ आपको, बताओ क्या खाओगे? आप मुझे बताओ कि क्या वो वॉरियर जो है, जो पूरा तीर कमान बंदूक लेके बैठा था, क्या वो कंफर्टेबल फील करेगा? Exactly, उसको तो अंदर से एक चुल मच रही है, मैं तो बाहर जाके लड़ूं। उसके अंदर इतनी एनर्जी है। हाँ, तभी चाहे हम नॉर्मली देखते हैं कि चंद्रमा मंगल का मित्र है, फिर भी नहीं, मंगल जो है कर्क राशि में एनवायरमेंट नहीं मिला उसको खेलने का। वो कहते हैं दिस इज नॉट माई एनवायरमेंट, आई एम नॉट हेयर टू बी इन कंफर्ट जोन। मुझे बाहर निकलना है, मुझे तो कुछ करना है, मुझे तो करके दिखाना है। इसलिए मंगल जब भी कर्क राशि में आएगा, ये हमेशा अपने आप को असहाय पाएगा कि मैं कुछ करना चाहता हूं पर मैं कर नहीं रहा हूं। जिन भी लोगों का कर्क राशि में मंगल होता है ना, आप एक चीज नोट करना, वो अपनी भावनाओं को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर उबलते रहेंगे, वो ढंग से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों को अगर उनकी वृष राशि भी कमजोर हो तो थायराइड होने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। थायराइड तब भी ज्यादा होता है जब लोग खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लैक ऑफ एक्सप्रेशन। और कर्क राशि का मंगल जो होता है, एक्सप्रेशंस को बहुत हद तक कंट्रोल कर देता है। तो जिनके भी कर्क राशि के मंगल होते हैं ना, उनको हमेशा खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है और कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, ये बताना है। क्योंकि कर्क राशि पानी है, मंगल गर्मी है, वो पानी उबलता रहेगा, जला देगा। कर्क राशि के मंगल जिनके होते हैं ना, उनको ना अपच की समस्या बहुत होती है, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्सेस, ये उनको बहुत होते हैं, या कई बार पेट के अंदर अल्सर बन जाना या हार्ट बर्न, ऐसी समस्याएं बहुत होती हैं। तो
क्योंकि मंगल को सही एनवायरनमेंट नहीं मिला, सही प्ले फील्ड नहीं मिला अपने आप को शो करने के लिए। लेकिन यही मंगल जब कर्क में जाते हैं, कर्क की जगह पे कैप्रिकॉन में जाते हैं, तो ये मंगल एकदम से चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? कि वॉरियर है और कैप्रिकॉन क्या है? करके दिखाने की राशि। तभी तो कैप्रिकॉन को कुंडली के 10वें भाव से, कर्म भाव से, करियर के भाव से जोड़ा गया है। जी। तो 10वां भाव या 10वें भाव के थ्रू अगर हम कैप्रिकॉन की बात करें, वो फ्री एक प्ले फील्ड है कि जो प्लेनेट यहाँ पे आएगा उसको खुल के खेलने का मौका देता है। तभी जुपिटर यहाँ पे नीच थे, जुपिटर खेलने तो आए नहीं थे, उनको खेलने के लिए कह दिया गया। कैप्रिकॉन क्या थे कि आप यहाँ पे खेलो ना, आपके खेल को नंबर हम देंगे। तो मंगल कहता है ये बनी बात, ये मेरा एनवायरनमेंट है। तभी मंगल जब भी कैप्रिकॉन में जाएंगे, ऐसे इंसान को करियर में उसके अपने इनिशिएटिव की वजह से सफलता मिलती है। उसको प्लेट में से जाके कुछ नहीं मिलता, ये इंसान अपने रास्ते खुद बनाता है। चले चलाए काम में भी ये मंगल उच्च वाला इंसान आ जाएगा ना, ये क्या करेगा? उस काम को अलग ही लेवल पे ले जाएगा। मकर राशि के कैप्रिकॉन के मंगल वाले को आप जंगल में छोड़ दो, वो जंगल में भी मंगल बना देगा। इतना कैपेबल होता है ये। क्यों? क्योंकि अब वॉरियर की एनर्जी करने की एनर्जी से जुड़ गई, करने के एनवायरनमेंट से जुड़ गई। ये मत देखो कि वो मंगल की राशि थी, वो शनि की राशि थी। इस तरह से देखते रहोगे तो सिर्फ गोल गोल घूमते रह जाओगे, कंफ्यूजन में ही रह जाओगे। सर इसी से मैं चंद्रमा को ही समझना चाहूंगी। जी। मून मार्स की राशि में ही नीच का होता है। स्कॉर्पियो में हम मून को डेबिलिटेटेड पाते हैं। एक्सॉल्टेड वीनस शुक्र की राशि में होता है, और दोनों बहुत ही एक्टिव प्लैनेट्स हैं, राइट? बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। जिनकी भी कुंडली में ये पैटर्न है, उनका लाइफ पैटर्न क्या होगा? चंद्रमा जो हैं यानी मून, ये इमोशंस होते हैं आपके। चंद्रमा आपकी वो नेचर होती है जिसमें आप नर्चरर बनते हो, किसी की टेक केयर करने वाले बनते हो। तभी उसको ममतामयी माँ से जोड़ा गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर इमोशंस जो हैं ये आती जाती रहती हों, आज ये इमोशन है कल दूसरी ही इमोशन है कोई, वो आपको सही लगेगा? या ऐसा इंसान जिसके इमोशंस हमेशा एक जैसी रहें, सही रहें, स्थिर रहें, वो अच्छा लगेगा? आप बताइए मुझे। स्थिर रहने वाला, ज्यादा अनस्टेबल। तो वृष राशि का एनवायरनमेंट क्या है? स्थिर राशि, स्टेबिलिटी का, राइट। वृष राशि का एनवायरनमेंट क्या है? अर्थ साइन, पृथ्वी राशि। वृष राशि का साइन क्या है? आपकी फैमिली वैल्यूज से जुड़ा हुआ और आपके मेन रिसोर्सेज। और जब इमोशंस वाला जो एनवायरनमेंट है वो इस वाले एनवायरनमेंट से मिलता है, तो वो कहता है, चंद्रमा कहता है ये मेरा प्ले फील्ड है, यहाँ पे मैं अपने आप को बेहतरीन तरीके से दिखा सकता हूँ। लेकिन ठीक उसी समय पे जब यही चंद्रमा स्कॉर्पियो में यानी वृश्चिक राशि में चला जाता है, अब स्कॉर्पियो का एनवायरनमेंट क्या है? स्कॉर्पियो का एनवायरनमेंट है छिपी हुई भावनाएं, गुप्त एनर्जीज, हिडन। स्कॉर्पियो क्या है? अचानक से आने वाली फ्लक्चुएशंस। स्कॉर्पियो क्या है? एक ऐसा पेन एरिया जो इंसान एक्सप्रेस ना कर पाए। अब जो चंद्रमा की एनर्जी है, चंद्रमा को तो अबाध एक फ्लो चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। बिल्कुल। और स्कॉर्पियो जो है वो वाला फ्लो एकदम से रोक देता है। तो जिन भी लोगों के स्कॉर्पियो के यानी वृश्चिक के चंद्रमा होते हैं ना, वो खुद को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सामने वाला भी जब एक्सप्रेस कर रहा होता है ना उनके आगे, तो वो एकदम से डम फील करना शुरू कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता इसका रिएक्शन कैसे देना है। Really? इतना वो बंधा हुआ फील करते हैं स्कॉर्पियो में। और यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना एक चीज याद रखिएगा कि ये कोई एस्ट्रोलॉजर ना बताता नहीं है, बताना चाहिए सभी को। 50% होती है जन्म कुंडली, बाकी 50% इंसान की फ्री विल होती है। तभी तो एक ही समय पे पैदा हुए सैकड़ों लोगों में उनका लाइफ स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक की विल पावर अपनी अपनी है, हर एक की चॉइसेस अपनी अपनी है। तो वृश्चिक के चंद्रमा वाले जब ऐसा चॉइस कर लें कि वो अपने मन के इस जाल को काटेंगे, वो सामने वाले को सुनना समझना शुरू करेंगे, खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये लोग कंसल्टेंट बड़े अच्छे बन जाते हैं। स्कॉर्पियो मून वाले। स्कॉर्पियो मून वाले इंटरेस्टिंग। ये लोगों की पेन को समझना और उसको सही करना शुरू कर देते हैं, जबकि बिल्कुल ऑपोजिट होता है नेचर। अगर और ये हीलर बहुत जबरदस्त बन जाते हैं। मून इन स्कॉर्पियो, गुड हीलर्स। जी अगर काम करें जी हाँ। क्यों? क्योंकि फिर जो स्कॉर्पियो है ये हिडन पावर्स की भी तो है राशि, ये एनवायरनमेंट है हिडन पावर्स की। और चंद्रमा क्या है? हीलर। चंद्रमा क्या है? नर्चरर।
तो चंद्रमा का नर्चरिंग नेचर जो है ये ओकल्ट या छिपी हुई हीलिंग के साथ जब जुड़ जाता है ना, जब इंसान इसको एक्टिवेट कर लेता है तो ये चमत्कार से कम नहीं होता। बिल्कुल सर। इसी से अब मैं दूसरे ल्यूमिनरी पर आना चाहूंगी, सूर्य। सन एग्जॉल्ट होता है एरीज में यानी मंगल की राशि में, सन डेबिलिटेट होता है लीब्रा यानी शुक्र की राशि में। मैंने पर्सनली ये देखा है सर, जिसका भी सूर्य उच्च का होता है ना, उस इंसान में बहुत ईगो देखने को मिलता है। जबकि उच्च का सूर्य है तो सन की पॉजिटिव क्वालिटीज एम्पलीफाई होनी चाहिए ना। तो ये जिसकी भी प्लेसमेंट है कुंडली में, उसका सिनेरियो मैं आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, सूर्य जो है उसका कारकत्व क्या है? सूर्य का कारकत्व है सभी को बराबर से अपनी ऊर्जा को बांटना। हाँ, गिवर प्लैनेट। गिवर प्लैनेट है। सूर्य का दूसरा सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है कॉन्फिडेंस एंड ईगो, और सूर्य का तीसरा सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है फादरली फिगर। अब यहाँ पे जो एरिस की एनर्जी है, ये है किसी भी चीज को शुरू करने की एनर्जी। अब एरिस की जो एनर्जी है ये बड़ी जबरदस्त एनर्जी है, क्योंकि ये ना केवल शुरू करती है। अब मैं यहाँ पे, हालांकि हर प्लेनेट की डिग्री की भी बात करनी चाहिए थी, मैं सूर्य 10 डिग्री पे उच्च होता है। 10 डिग्री पे एरिस राशि में अश्विनी नक्षत्र होता है। अश्विनी नक्षत्र का तीसरा चरण होता है। तो ये सूर्य को किस तरह से मैनिफेस्ट करवाता है कि अश्विनी नक्षत्र क्या है? हीलिंग का नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र क्या है? स्टार्टिंग ऑफ द ज़ोडिएक साइकिल। सूर्य इस एनवायरनमेंट में बहुत कंफर्टेबल लगता है। सूर्य को लगता है कि मेरा जो भी प्रकाश है किसी भी चीज को शुरू करने के, सृष्टि को चालू करने के काम आ रहा है। तो सूर्य का ईगो यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। तो जो प्लेनेट ही ईगो का है, जब उसको प्लेइंग एनवायरनमेंट अपनी मिल गई तो ईगो तो वो दिखाएगा। अब ये तो किसी इंसान उच्च सूर्य वाले के ऊपर है कि वो इस ईगो को कंट्रोल कितना करता है, क्योंकि किसी की भी कुंडली में सूर्य के साथ 8 और प्लेनेट भी तो हैं, वो भी तो असर करेंगे। कोई इंसान अगर किसी एक प्लेनेट की रो में ही बह जाएगा तो फिर तो इम्बैलेंस ही हो जाएगा ना। है सूर्य उच्च का, तो वो इंसान अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख रहा, अपने अहंकार पे कंट्रोल नहीं रख रहा है। अब ईगो क्या है? ईगो है जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हम बहुत ज्यादा पैम्पर कर लेते हैं, उसी को तो ईगो बोलते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा पैम्पर करना, हाँ, खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देना। ईगो क्या है? अहम। अहम मतलब कि मैं खुद को कैसे देखता हूं, दुनिया मुझको जैसे मर्जी देखे, मैं तो खुद को इतना एम्पलीफाई करके देख रहा हूं। भाई आप जैसे मर्जी देखो, हमें इससे क्या लेना देना। तभी तो लोग कहते हैं तू इतना है नहीं जितनी बात कर रहा है, चढ़ मत। हाँ? तो सूर्य मेष राशि वालों को हमेशा अपनी ईगो को कंट्रोल रखना चाहिए, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तभी ये सूर्य जो है, ये ऐसा इंसान राजा जैसा बनता है, नहीं तो केवल और केवल जलन का पात्र बनता है। लेकिन यही सूर्य जब तुला राशि में चला जाता है, सूर्य क्या है? राजा। तुला राशि का एनवायरनमेंट क्या है? सबका साथ सबका विकास। तुला राशि क्या है? सबका मन रख लो। तुला राशि क्या है? बैलेंस बना के रखो। राजा से ये नहीं होता। राजा कहता है मैं सही को सही, गलत को गलत बोलूंगा, मेरे से ये डिप्लोमेसीज नहीं होती। तो इसीलिए तुला राशि में सूर्य जो है ये नीच का कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य को एक ठंडी एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है जो सूर्य के लिए बनी नहीं हुई है। फेमिनाइन राशि है, रानी का महल है तुला राशि। राजा अपने राज दरबार में जचता है, रानी के महल में जब राजा को आना होता है तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र बाहर रख के आने होते हैं। तो तुला राशि में इसीलिए सूर्य जो है बड़ा पावरलेस फील करता है। आप कभी नोट कर लीजिएगा, जितने भी तुला राशि वाले लोग हैं ना, नो डाउट बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं जिनका तुला राशि का सूर्य है, लेकिन जितने भी लोगों का तुला राशि का सूर्य अगर 7th हाउस में होना, तो ये लोग ना पावर गेम बड़ी खेलते हैं। कैसे कि खुद को इन्फ्लुएंशियल दिखाने की कोशिश करेंगे, हो ना हो। मुझे वो जानता है, मुझे वो जानता है। उनके साथ कोई खींची गई फोटो अपने ड्राइंग रूम में लगा लेंगे या बड़े लोगों को बोस्टिंग करेंगे, आपको पता है मेरे लिंक्स कितने हैं। यानी खुद को इन्फ्लेट करके दिखाना, ये होता है तुला राशि का सूर्य। सर अब हम राहु केतु पर आते हैं। हमने 7 प्लैनेट्स को डिस्कस किया। राहु केतु को लेकर एक तो लोगों में कंफ्यूजन होता है सबसे पहले कि कहाँ एक्चुअली राहु एग्जॉल्ट है, कहाँ केतु एग्जॉल्ट है, कहाँ नीच का है। तो पहले तो मैं ये कंफ्यूजन आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, राहु केतु को कई स्कूल ऑफ थॉट हैं जो टॉरस में राहु को उच्च मानते हैं और स्कॉर्पियो में राहु को नीच मानते हैं।
और उनका यहाँ पे जो मेन थॉट प्रोसेस है ना वो ये है कि राहु जो है वो चंद्रमा के एलिप्टिकल ऑर्बिट का ही नोड होता है, तो चंद्रमा के अनुसार ही उसको उच्च नीच मान लिया गया। लेकिन एक प्रैक्टिकल स्कूल ऑफ थॉट है जो राहु को मिथुन में उच्च मानता है और धनु में यानी सेजिटेरियस में राहु को नीच मानता है। और इसके बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे केतु को भी धनु में उच्च मानते हैं और मिथुन राशि में नीच मानते हैं। और प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये ज्यादा एक्यूरेट है। राहु जो है ये एनालिटिकल प्लेनेट है और मिथुन राशि भी एनालिटिक्स की राशि है। राहु खुद को नए तरीके से एक्सप्रेस करने का प्लेनेट है जो मिथुन राशि के साथ बहुत ज्यादा सूट करता है। और राहु जो है ये किसी पे फेथ नहीं करता है, जबकि धनु राशि जो है फेथ करने की राशि है, इसलिए वहां पे वो नीच फील करता है। और इसके बिल्कुल उल्टे एट्रीब्यूट केतु के हैं। केतु जो है ये फेथ करने का भी साइन है, डिटैच होने का भी कारक है, फेथ सिस्टम का, स्पिरिचुअलिज्म का कारक है, जिसके एट्रीब्यूट धनु से बहुत मैच करते हैं। और फिर केतु जो है लोगों से क्योंकि डिटैच रहता है, और जो मिथुन राशि होती है लोगों के साथ हिलने मिलने की तो राशि होती है, कॉन्टेक्ट बनाने की राशि होती है। केतु वहां पे आके कहता है ये मैं किस एनवायरनमेंट में आ गया, मेरे से ना हो पाएगा। इसलिए केतु मिथुन में नीच जैसा बिहेव करता है। बिल्कुल। सो आई एम श्योर सर कि जो प्रैक्टिकल इंसाइट्स के साथ आज हमने हर उच्च और नीच अवस्था को डिस्कस किया, लोगों को अपनी कुंडली तो डेफिनेटली समझ आई होगी। और आज का पॉडकास्ट ना आपको अपनी पर्सनैलिटी ज़्यादा समझाएगा, मोर देन इवेंट बेस्ड पॉडकास्ट, क्योंकि हमने आपके कोर नेचर को डिस्कस किया आपके प्लैनेट्स के बेसिस पे। एंड आई एम श्योर सर कि जो भी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी सीकर्स हैं उन्हें आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा। सो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे मेरी कुंडली भी काफ़ी समझ आई कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, कहाँ मैं उच्च का फील करती हूँ और कहाँ मैं नीच का फील करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट विजडम। धन्यवाद, थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई एम श्योर कि जो आपका कंफ्यूजन या डाउट था कि मेरा प्लैनेट इस राशि में उच्च का होकर भी वो रिजल्ट्स क्यों नहीं दे पा रहा है और जबकि नीच का होते हुए भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो क्लियर हुआ होगा। और मैं आपके लिए ऐसी ही मास्टर क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की लेकर आती रहूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में और बताइए और कौन से टॉपिक्स पर आप डॉक्टर योगेश शर्मा के साथ आगे के डिस्कशन सुनना चाहते हैं। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।